Hello students, very welcome to core classes. We are discussing BC HCT 131 पार्ट 7। इससे पहले हमने पार्ट 6 जो है अपलोड कर दिए हैं BC HCT 131 के लेक्चर के प्लेलिस्ट में। इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है इस पार्ट में। और सबसे पहला जो और वेरी बेसिक क्वेश्चन है वो है एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स को लेकर। तो एनेंशियोमर्स क्या है, अगर डेफिनेशन आ जाए डिफाइन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, या डिफरेंस आ जाए दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इस एक क्वेश्चन के आंसर में दोनों क्वेश्चंस के को मतलब इंक्लूड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एनेंशियोमर्स का डेफिनेशन। Enantiomers are these are the stereomers जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करते हैं। जो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, वो मिरर इमेज का जो पेयर है वो एनेंशियोमर कहलाता है। बट अगर वो डायस्टेरियोमर्स की बात करें, वो भी स्टेरियोमर्स होते हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल बट नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ डेफिनेशन थी, लेकिन इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एनेंशियोमर्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डायस्टेरियोमर्स हैव नॉट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप एज वेल बट इन डायस्टेरियोमर्स दे हैव नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पॉसिबल चेन आइसोमर ऑफ प्रोपाइल बेंजीन। आइसोमर्स का टाइप और आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो आपको जस्ट वहाँ पे अगर आपको चाहिए कि उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाया है। तो इसको देखिए, अभी 1 2 3 4 कार्बन चेन है और पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन इज बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे एक जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल ग्रुप, उसको देखिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट बनाया है तो वो एक आइसोमर बन जाएगा। अगर उसको एज अ स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो एक अलग आइसोमर बन जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको, इसको आप नॉर्मल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन इज द पेरेंट चेन। और यहाँ पे देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है एल्काइल ग्रुप, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अब एक्टिव और इनएक्टिव के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है H2। इसका मतलब क्या है कि इट इज आइसोटोप ऑफ सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए क्या होता है, एक जो कार्बन है इट शुड बी अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है इट शुड अटैच्ड सराउंडिंग विद द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इट इज द सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ड्यूटेरियम। तो इट इज कंटेनिंग वन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो it should be optically active because isotopes regarded as different atoms. Write all structural isomers of compound with molecular formula C4H9O। इसमें कार्बन जो चेन है 1 2 3 4 है और इसके साथ हाइड्रोजन्स कितने अटैच्ड हैं 3 + 2 + 5 + 7। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 8 है और एक हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप का। तो यहाँ पे इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, अगर हम इनमें से इस पेरेंट चेन में से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे
तो वो बन जाएगा हमारे पास सेकंड आइसोमर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अभी इस कार्बन को भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए टर्शियरी अल्कोहल बन गया है। इट इज़ अ एक्चुअली सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी पोजीशन है कार्बन की, जिसके साथ वो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ईथर ROR फॉर्म बना है, ROR फॉर्म बना है। यहाँ पे देखिए इट इज ऑल्सो एन ईथर। तो वेरियस आइसोमर्स आर देयर, 7 आइसोमर्स हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है H9 और ऑक्सीजन, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल एज वेल एज ईथर बन सकता है। सपोज कीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होते, तो हम यहाँ पे एस्टर एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिजाइन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-ईन। अभी हेक्स-2-ईन में देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा। हेक्स-2-ईन का मतलब यहाँ पे टोटल 6 कार्बन आइटम्स है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। अभी बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो ये इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इट्स डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिस और ट्रांस की बात करें तो हमें ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर बना के इनका डाइपोल मूवमेंट चेक करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन्स जो हैं एक साइड पे हैं, तो इट इज़ अ सिस आइसोमर। डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस कंपाउंड इज एक्चुअली द टोटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, यही होती है डाइपोल मूवमेंट, राइट। दीज बॉन्ड्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, both are the alkyl groups, different alkyl groups are acting on the same directions। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ इस तरफ, ठीक है, ऐसे। तो इनका भी सेम डायरेक्शन हो जाएगा। बट अगर हम ट्रांस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इस तरह बन जाएगी, ये देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, इसका भी आप देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस कंपाउंड इज रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स। हैंस सिस आइसोमर इज मोर पोलर, क्योंकि यहाँ पे सिस जो है एलिमेंट सिस कंपाउंड है, सिस आइसोमर है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर जो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, सो इट कैन ईजीली पोलराइज, तो इट इज़ मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। अब हमने यहाँ पे पोलैरिटी की बात क्यों की, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, वो भी हायर होंगे। अभी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। उस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ट्रांस आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड ड्रॉ E and Z आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटीन। देखिए सिस है और ट्रांस दोनों ग्रुप बनाए हैं। सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो सिस ग्रुप होता है उसमें दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दीज आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, बट इन ट्रांस फॉर्म आइसोमर द सेम substituents are present in the opposite direction. Cis isomer of malic acid it will give anhydride, बट अगर उसका हम ट्रांस आइसोमर की बात करते तो वहाँ पे एनहाइड्राइड हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? यहाँ पे मैं स्टार डाल रही हूँ क्योंकि ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले अगर हम मलिक एसिड देखें उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वो सराउंडेड रहता है 2 हाइड्रोजन के साथ, और बाकी की जो 2 जगह पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रहते हैं। तो मैलिक एसिड क्या होगा, दिस इज अ सिस आइसोमर एक्चुअली। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे एक एनहाइड्राइड बनेगा। तो ये जो एनहाइड्राइड है इट इज़ नोन एज मैलिक एनहाइड्राइड।
एसिड क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे वो उसमें देखिए 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया है यहाँ पे, ये वाला OH और H ये निकल गया है, तो क्या बनेगा? CO और ये जो है ऑक्सीजन, इट इज कॉमन फॉर बोथ द कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स। बट इन ट्रांस आइसोमर की बात करें, पहले तो हम बात कर लेते हैं मैलिक एनहाइड्राइड कैसे बना। द 2 कार्बोनिल ग्रुप्स आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी सो दे कैन फॉर्म इजिली एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि जो सिस आइसोमर है वहाँ पे एनहाइड्राइड बनने के लिए जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि ये दोनों जो कार्बोनिल ग्रुप्स है दे विल बी प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो वहाँ पे दोनों का अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। यही रीज़न है जिसकी वजह से ट्रांस आइसोमर में एनहाइड्राइड नहीं बनता है। बट इन ट्रांस आइसोमर इट मीन्स फ्यूमेरिक एसिड, 2 carbonyl groups, they are present in opposite direction, so the reaction is like this reaction is very impossible, it does not form an anhydride। देखिए anhydride formation is not possible। next question define racemization। racemization क्या होता है? it is actually a process a racemic mixture can obtained from their pure enantiomer by a particular process। अगर हम किसी भी एक रेजिमिक मिक्सचर है जिसमें D और L का मिक्सचर रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, अगर हम वो मिक्सचर बनाएं किसी प्योर एनेंशियोमर से अगर रेजिमिक मिक्सचर बनता है, then this process is known as racemization। actually racemization is mean formation of racemic mixture। next question is resolution। the separation of racemic mixture into its enantiomer, ये it is opposite to racemization। अभी मिक्सचर को अपोजिट को हम क्या बना रहे हैं? उनके प्योर एनेंशियोमर्स, तो वो क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH, इट इज़ एक्चुअली वीक एसिड, इट मीन्स इसका जो प्रोटोन है वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा व्हेन वी डिजॉल्व इट इन अ वाटर। तो ये वीक एसिड है, तो इसका कैसे डिसोसिएशन होगा? इन इक्विलिब्रियम हाइड्रोनियम आयन बनेगा और कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली इट इज़ अ वीक एसिड, तो ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अपोजिट होता है, तो दीज आर एक्चुअली नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वाटर को देखेंगे तो वाटर का जो हाइड्रोनियम आयन बना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा? इट विल एक्ट एज वीक बेस। यू आर वेरी वेल नोन दैट वाटर एक्ट एज अ एम्फोटेरिक नेचर, इट हैज़ एन एम्फोटेरिक नेचर। क्यों? क्योंकि वाटर किसी कंडीशन में एज अ बेस और किसी अदर कंडीशन में वो एज अ एसिड एक्ट करता है। सो इसीलिए यहाँ पे अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो एडिशन है वो ऑब्वियसली वीक बेस के साथ होगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट हम इसका एसिड बेसिसिटी जो है वो हम pKa वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस पूछा है। Why is pKa value is very important? Because its behavior of actually acids and bases solution can be understood only if we know these values। अगर इनका वैल्यू पता होगा तो हमें ये पता चलेगा कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, अदरवाइज जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। The pH of solution can be predicted when the analytical concentration and pKa value of all acids and bases are known। अगर हमें एसिड बेसिस की pKa वैल्यू पता होगी तभी हम उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर पाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। What are the factors affecting pKa value? अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, conformational difference, electrostatic
or electron delocalization effect. Next is steric hindrance. What is the main difference between Ka and pKa? इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब P का मतलब क्या है? It is actually a par. Ka is an acid dissociation constant, but pKa वैल्यू क्या होता है? इसी dissociation constant का log होता है, natural log होता है. सो यही मेन डिफरेंस है जो इसका डेफिनेशन भी है और इसका डिफरेंस भी. ये डेफिनेशन तो कभी आएगी नहीं, जनरल अगर आया तो बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, या आएगा तो कुछ पी के वैल्यूज़ दो सॉल्यूशंस की दी जाएगी, तो वहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि इसका जो एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है. तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ पी के होता है उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है कोई भी सोल्यूशन. तो इसी के साथ हमने इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने मोर देन 15 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है. ये पार्ट 7 है, जल्दी ही पार्ट 8 भी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेफ्ट मैसेज और लेफ्ट टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स. If you want to any query or any other video for a particular course, BCSCT 133, 135, 137, you can ask in the comment box. If you like this session, please like the video and please try to share these videos with your classmates. और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.